all to the YouTube channel of टीम शक्ति। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The first question, which of the following is not included in the definition of law under Article 13 of the Constitution of India? First, legislation, customs, usage having no force of law, ordinance। अगर इसमें मुझे कोई आइडिया ना भी हो तो मैं फिर भी एक तरीके से अंदाजा लगा सकती हूँ कि यहाँ पर नो फोर्स ऑफ लॉ लिखा है। सो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पूछा था नॉट इंक्लूडेड। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या पता चलता है कि आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट है। इसको अपने इंडेक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन के इंडेक्स में अपना मार्क कर लेना। इसमें आपको इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। एंड हमें ये पता चलता है कि आर्टिकल 13 में लेजिस्लेशन, कस्टम्स और ऑर्डिनेंस, ये तीनों चीजें दी गई हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article of the constitution uses the term martial law? अब अगर मैं यहाँ पर अपना एलिमिनेशन मेथड यूज करूं तो आई सी कि आर्टिकल 352 इज समथिंग रिलेटेड टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 353 is related to effect of it. Now I'm confused between 33 and 34. अब अगर मुझे कोई भी आइडिया नहीं है तो इन अ वे दो ऑप्शंस को हटाकर मेरे पास फिर भी कम ऑप्शंस बचे जिसमें से मुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप द राइट आंसर इज 2, दैट इज आर्टिकल 34। तो अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन के बैराक में ये मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज ऑल दीज 4 आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ओके, एंड गिव द करेक्ट आंसर। अब मैं यहाँ पर एक एक के साथ मैच नहीं करूंगी, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट नोइंग द आंसर्स, इट इज ऑल्सो अबाउट मैनेजिंग द टाइम। यहाँ जो मुझे केस लगता है, जो मुझे सबसे अच्छे से पता है, हाँ इसका तो यही आंसर है, अब मैं वो चेक करूंगी। जैसे यहाँ मुझे लिली थॉमस का पता है कि हाँ दिस टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, देन आई विल गो टू द आंसर और मतलब ऑप्शंस, देन आई विल सी कि हाँ सी के साथ 4 इसी में है। हाँ तो ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, देन आई विल मूव अहेड। यहाँ पर जल्दबाजी में भी गलत मत कर देना, आराम आराम से करना, लेकिन टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So the next question is, which of the following case is not related to theory of basic structure under Article 368 of Constitution? It's asking not related. So the right answer is T.K. Rangarajan versus Government of Tamil Nadu. अब इस क्वेश्चन से हमें और बहुत चीजें पता चली हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के लिए नहीं है, हम यहाँ पर हैं क्वेश्चन से भी सीखने के लिए कि क्वेश्चन से और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। लाइक आर्टिकल 368 किस बारे में बात करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आर्टिकल 368 किस बारे में बात करते हैं, और इसको मार्क कर लीजिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बैराक में। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, और इसमें से कौन से केसेस उससे रिलेटेड है और कौन से नहीं है। अब आप ये भी चेक करिए कि टी.के. रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु किससे डील करता है, क्योंकि क्या पता अगला क्वेश्चन यूजीसी नेट लॉ में ये पूछ लिया जाए कि व्हाट वाज propounded in this case. So the next question is this, which of the following is incorrect in relation to the declaration of financial emergency by president under article 360 of the constitution? It shall cease to operate at the expiration of 1 month unless approved by both houses of parliament. Salary and allowances of persons serving in connection with affairs of state may be reduced. It may be revoked or varied by a subsequent proclamation by president. Salary and allowances of the judges of Supreme Court and High Courts may be reduced. So the right answer is 1. यहाँ 1 month लिखा है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन यहाँ क्या होना चाहिए जिससे ये स्टेटमेंट करेक्ट बन जाए। अब इस क्वेश्चन से हमें और क्या क्या पता चला। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ओके, सो ये आर्टिकल 360 में है। आर्टिकल 360, और ये कौन इम्पोज कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है? प्रेसिडेंट। अब इसी पे आपको क्वेश्चन बन जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डेल्ट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शंस हो जाएंगे, तो हमें इस क्वेश्चन से
पता चल गया कि हाँ आर्टिकल 360 में है. सो मेक नोट्स फ्रॉम क्वेश्चंस टू. इज नॉट ओनली अबाउट कि आप क्वेश्चन देखें आंसर्स देखें, आप क्वेश्चन में भी पॉइंटर्स ढूंढिए, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबल हैं जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो नजर में है उनके जो क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं. ओके एंड हमें यहाँ पर ये भी चीज पता चली है कि आर्टिकल 360 की जब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो ये सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट होते हैं. सैलरी एंड अलाउंसेस रिड्यूस हो जाती हैं, ऑफ जजेस भी रिड्यूस हो जाती है, और दैट कैन बी रिवोक्ड एंड वेरीड बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन टू. So okay, so then here's the next question then. In which of the following case the parliament has no power to legislate on the state list? Consent of two states, implementing international agreements, emergencies in operation, in the public interest if so declared by the Council of States. So the right answer is 4. राज्यसभा के कहने से पार्लियामेंट को पावर नहीं मिल जाएगी स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट करने के लिए. सो अगर आपने अभी तक के क्वेश्चंस देखे होंगे तो अगर आपने ये नोटिस किया हो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं यूजीसी नेट लॉ में दैट आर नेगेटिव क्वेश्चंस. दैट इज कि वो पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है, जिससे बच्चे गलती करें. वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखें, आंसर देखें, हाँ टिक करके या फिर अपना ओएमआर शीट जो भी है जिस भी मीडियम में है, ऑनलाइन मीडियम में है, तो आप मार्क करके आगे बढ़ जाएं. वो चाहते हैं, अथॉरिटीज चाहती हैं, जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे गलती करें, लेकिन हम भी पक्के हैं अपने इरादे के, हम गलती नहीं करेंगे. हमें पता है कि आप ज्यादातर नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे. हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन देखे ज्यादातर क्वेश्चंस आर in the form of negative questions. So focus on these. Okay. So the next question. Which of the following case is not related? Again a negative question. To the parliamentary privileges. MSM Sharma, State of Karnataka versus Union of India, Jatish Chandra Ghosh, State of Tamil Nadu versus K. Shyam Sundar. So here the right answer is 4. तो ये आपको जजमेंट्स कराएंगे ना, तो ये लैंडमार्क जजमेंट्स पे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आपको जो जजमेंट जो आंसर में है वो तो आपको पता चल गया कि ठीक है भाई ये इसका आंसर है, लेकिन जो बाकी जजमेंट्स हैं इस पे भी हमें फोकस करना है कि यार इसमें क्या ऐसा हेल्ड हुआ था जो क्वेश्चन पूछने लायक बन जाता है. ठीक है. सो हमारे लैंडमार्क जजमेंट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमारे ज्यादातर नेगेटिव क्वेश्चंस हैं, हमें यहाँ पे टाइम भी मैनेज करना है और हमें यहाँ पे स्कोर भी अच्छा करना है और कॉन्फिडेंटली जाना भी है, पेपर में अच्छे से करके आना है. So here's the next question. Which one of the following jurists distinguish between expositorial jurisprudence and censorial jurisprudence? That is what the law is and what the law ought to be. So the correct answer is Jeremy Bentham. अब आपको एक लिस्ट बनानी है, पॉइंटर्स बनाने हैं कि किस जुरिस्ट ने क्या बोला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये याद ही करना पड़ेगा. ये इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा. जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको ये दिमाग में आता रहेगा. अगर आप चाहते हैं कि हम कोई ऐसी वीडियो लाएं जिसमें हम जुरिस्ट के साथ लिखें कि उसने क्या क्या प्रोपाउंड किया था, मोस्ट प्रोबेबली जो पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. Okay, so the next question. Which one of the following are the two main theories of legal right? Interest theory and fiction theory, realist theory and will theory, bracket theory and interest theory and will theory. It's quite confusing अगर आपको नहीं पता हो, क्योंकि मतलब तो हम हर चीज का अपने आप से निकाल लेते हैं. So the right answer is 4. जैसे कि मैंने यूजीसी नेट का जब डिटेल सिलेबस एनालिसिस किया था, आई रिकमेंडेड यू ऑल टू स्टडी जुरिस्प्रूडेंस फ्रॉम AK जैन बुक. तो पढ़िए, उससे ये क्वेश्चन कवर हो रहे हैं. सारे क्वेश्चन जुरिस्प्रूडेंस के ज्यादातर उसी से ही पूछे जा रहे हैं, मतलब उसके थ्योरी से. तो जाकर पॉइंटर्स बनाइए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट पर्सनालिटी? Fiction theory, realistic theory, purpose theory and functional theory. The right answer is functional theory. ये भी उसी बुक में से डील किया गया है. Okay, so next question. X a servant finds a bag at the basement of the shop. He hands it over to Y, the owner of the shop, who asks him to place it in the almirah. Now the bag is in the possession of X because he was the founder. Y because he was the owner of the shop, Y because in him there was corpus and animus, X because he
kept it in the almirah. तो यहाँ पर हमें, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हो तो कॉर्पस पसंदाई, एनिमस पसंदाई, तो ये कंसेप्ट के बेसिस पे अगर हम देखें तो द राइट आंसर इज थर्ड। ये भी कंसेप्ट से ही इन्होंने एक इलस्ट्रेशन बना के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बिकॉज पोजेशन का अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें लिखा हुआ है इट डील्स विद कॉर्पस पसंदाई, एनिमस पसंदाई। कॉर्पस मतलब कि मेरे पास वो इन हैंड है, मतलब उसकी बॉडी मेरे पास है, ठीक है। एंड एनिमस मीन्स कि इंटेंशनली भी मेरे पास वो उसका पोजेशन है। So, the next question, which one of the following is one of the chief exponents of constitutive theory of recognition? So, ये तो ऐसे क्वेश्चन आते होंगे तो ठीक है, वरना आप छोड़ के आएंगे और छोड़ना बहुत गलत लगता है। सो ओके, सो हियर द राइट आंसर इज हेगल। तो ये आप अपने पॉइंटर्स में अगर कोई नोटबुक में नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। So the next question is, UN Commission on Human Rights was established in 1946 by General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, International Court of Justice. So the right answer is ECOSOC. इन्होंने ही एस्टैब्लिश किया था। तो अब हमें एक क्वेश्चन पर चल रहे हैं कि हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस लॉ में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किसको कब किसने एस्टैब्लिश किया। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1946 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय इकोसॉक। अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि द यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स एज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इन विच ईयर। अब आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 1948, 1947, 1946, 1945, तो वहां हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, under Hindu law the persons descended from a common ancestor but by different wives, common ancestor but different wives, तो ये तो हमारा हो गया हाफ ब्लड रिलेशन। तो व्हाट इज यूट्रीन ब्लड रिलेशन? यूट्रीन ब्लड में होता है कॉमन एंसेस्ट्रेस बट बाय डिफरेंट हस्बैंड्स, और फुल ब्लड जिसमें दोनों ही पेरेंट्स सेम हो। ओके ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the condition laid down under section 5(3) of the Hindu Marriage Act 1955 is violated, such marriage under the act is, यार कंडीशन वायलेट हुई है तो void होना चाहिए शायद। ऑप्शन देख लेते हैं, void but not punishable, valid and not punishable, void and punishable, valid but punishable। यार वायलेट होना तो मतलब void ही होगा, ऐसे मार्क नहीं करना क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए 5(3) इट टॉक्स अबाउट द एज, जो हमारे ब्राइड की और ग्रूम की एज होनी चाहिए। एंड हिंदू मैरिज एक्ट में वो मैरिज ना ही वॉइड है ना ही वॉइडेबल है, वो वैलिड है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में वो पनिशेबल जरूर है। अब मुझे सेक्शन बताना कि वो कौन से सेक्शन में पनिशेबल है। और आप ये चीज देखना कि इसमें हिंदू मैरिज एक्ट के पर्सपेक्टिव से पूछा गया और किसी एक्ट के नहीं। अभी और एक इसमें क्वेश्चन लेटेस्ट ये हो सकता है कि अभी एक बिल आया था उसमें एज को इंक्रीज करने की बात की गई है, तो वो बिल के बारे में भी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, marriages of all persons who are citizens of India belonging to various religions should be made compulsory registrable in their respective states where the marriage is solemnized. This was ruled by Supreme Court in which of the following cases? फिर से लैंडमार्क जजमेंट पे एक क्वेश्चन, सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गुरुपद वर्सेस हीराबाई, शास्त्री वर्सेस मुलदास, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। सो द राइट आंसर इज सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। ये इजी क्वेश्चन था, आई होप आप सभी को इसका आंसर आता होगा क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, so next question from Contract Act. Under the Indian Contract Act 1872, which one of the following does not fall in the meaning of fraud? Fraud मतलब section 17, ठीक है। तो मुझे सेक्शंस भी याद होने चाहिए, इंडेक्स में मार्क कर लेना कि एन इम्पोर्टेंट सेक्शन, क्योंकि कंसेंट वाले सेक्शंस तो बहुत ही 75 तक वाले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेक्शंस, और उसके बाद में जहाँ जहाँ वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे डिफाइंड है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो वो वाले आप सेक्शन अच्छे से करके जाइए। ओके, सो द ऑप्शन ओवर हियर इज active concealment of a fact, suggestion as a fact of that which is not true by one who doesn't believe it to be true,
Positive assertion of unwarranted statements, a promise made without an intention of performing it. So the right answer is 3, as it's asking doesn't fall. Again, a negative question. So many negative questions are being asked, no? जिससे कि हम गलती करें, हमारे स्कोर्स कम हो, नहीं, लेकिन हम भी सर पक्के हैं, हम टीम शक्ति से पढ़े, हमें पता है कि आप नेगेटिव क्वेश्चंस पूछोगे, हम इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ रहे हैं और आंसर्स भी उस हिसाब से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं। तो अब तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि देर आस्किंग फ्रॉम सेक्शंस आल्सो, कि मतलब जो एसेंशियल्स है, जो उसमें स्पेशली पॉइंट में लिखा हुआ है, जैसे सेक्शन 17 में ये सब अच्छे से लिखा हुआ है। सो दे आर आस्किंग क्वेश्चंस लाइक दिस टू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से पता हो सेक्शन 17 फ्रॉड बताते हैं, अंदर की बात ही नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप गलत करके आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू remoteness of damage? Scott versus Shepard, Indian arbitration, Siroz versus Moore, overseas Tangsham Limited was Mosdoc, an engineering company or corporation, whatever. Okay, so यहाँ the correct answer is Siroz versus Moore. So अब ये देखिए फिर से लैंडमार्क जजमेंट, अब मुझे नहीं आती होती तो मैं क्वेश्चन गलत कर कर आती हूँ, है ना, और यहाँ फिर नॉट रिलेटेड पूछा, तो भाई नेगेटिव क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, क्वेश्चंस पे ध्यान देना, आंसर्स तभी आएंगे। Okay, so next question. Which of the following is taught is not related to nuisance based on physical discomfort or interference with another's health and safety? So the right answer is injury to property. ये खुद सोच कर देखना, तो आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये आंसर आपको वैसे आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। यही क्वेश्चन थे जो हम बेसिकली लेकर आए थे। हमारा मेन पर्पस क्वेश्चंस लाने का ये होता है कि आपको क्वेश्चंस से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको क्वेश्चंस का आइडिया देने के लिए कि आपको किस तरीके से अपनी अब लास्ट टाइम जो रिवीजन है जो आपको करनी है वो आप किस तरीके से करें, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप कहीं से भी कैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द स्ट्रैटेजी। पढ़ते सब उन्हीं बुक से हैं, लेकिन जीतता तो कोई एक ही है जिसकी शायद स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट होती है, तो उसी स्ट्रैटेजी पार्ट पे हम आपकी हेल्प करते हैं ये क्वेश्चंस लाकर। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टीम शक्ति, एंड हम आगे और भी यूजीसी नेट लॉ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाएंगे, और ये क्वेश्चंस सारे लॉ, एंट्रेंस एग्जाम, जुडिशरी, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स, थैंक यू।